तर्क संग्रह में अभी तक हमने पढ़ा था कि पदार्थ 7 ही हैं और उनमें से प्रथम पदार्थ द्रव्य, द्वितीय गुण और तृतीय कर्म के भेदों का परिगणन लेखक करा चुका है। इतना हमने पढ़ लिया है। इसके आगे चतुर्थ पदार्थ के विषय में तर्क संग्रहकार कहते हैं सामान्यम कतिविधम केचते। अगला पदार्थ है सामान्य। तो लेखक पूछता है सामान्यम कतिविधम केचते, सामान्य कितने प्रकार के हैं और वे कौन कौन से हैं। तो बताते हैं परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। परम पर और अपरम अपर, द्विविधम 2 प्रकार का सामान्यम सामान्य। पर तथा अपर 2 प्रकार का सामान्य है। तो सामान्य क्या है? सामान्य का लक्षण है नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। नित्यत्वे सति जो नित्य है और अनेक समवेतत्वम अनेक पदार्थों में समवेत है। समवेत मतलब समवाय संबंध से जुड़ा हुआ, समवाय संबंध से रहने वाला है। तो जो खुद नित्य है और अनेक पदार्थों में समवाय संबंध से रहता है वह सामान्य है। सामान्य का सरल अर्थ जाति है। तो जैसे जितनी भी गौ हैं उनको हम गौ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें गोत्व जाति विद्यमान है। तो वो जो गोत्व है उन गो नामक प्राणी में रहने वाला सामान्य है। तो सामान्य जाति है और वो द्रव्य गुण कर्म में समवाय संबंध से रहता है। तो सामान्य 2 तरह का बताया है इन्होंने, पर और अपर। जो अधिक स्थान पर विद्यमान है वो पर सामान्य है और जो तुलनात्मक रूप से कम स्थान पर विद्यमान है वो अपर सामान्य है। जैसे सत्ता सभी पदार्थों में रहती है, जिसकी सत्ता है उसी पदार्थ को स्वीकार किया गया है। जो ज्ञेय है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, वही पदार्थ है। यही तो पदार्थ का लक्षण है। तो जिसकी सत्ता है वही अनुभव का विषय हो सकता है। तो सत्ता सभी पदार्थों की है, इसलिए सत्ता ऐसा सामान्य है जो सभी में विद्यमान है, इसलिए वो पर सामान्य है, सबकी तुलना में पर सामान्य है। और द्रव्यत्व केवल द्रव्य में विद्यमान है, वो गुण अथवा कर्म में नहीं है। तो सत्ता की तुलना में द्रव्यत्व अपर सामान्य है। या फिर हम कहीं घड़े में घटत्व रहता है तो द्रव्यत्व की तुलना में घटत्व अपर सामान्य है, क्योंकि केवल घड़ों में रहता है। घटत्व केवल घड़े में रहता है, वो आभूषण में नहीं रहता, वो दीवार में नहीं रहता, तो केवल घड़े में है, इसलिए वो द्रव्यत्व की तुलना में अपर सामान्य है। तो सामान्य जाति है और वो नित्य द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता है और 2 तरह का है, पर तथा अपर। सत्ता पर सामान्य क्योंकि सर्वाधिक स्थानों पर विद्यमान है और उस ऐसे तुलनात्मक रूप से जो कम स्थानों पर है वो अपर सामान्य है। अब अगला पदार्थ लेते हैं कति विशेषः। विशेष कितने प्रकार के हैं? नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्तयो, नित्य द्रव्य में वृत्ति करने वाले, नित्य द्रव्य में रहने वाले, विशेषास्तु विशेष तो अनंता एव अनंत ही। नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष तो अनंत होते हैं। विशेष एक ऐसा पदार्थ है जिसको वैशेषिक दर्शन वाले स्वीकार करते हैं। और नित्य द्रव्य क्या है वैशेषिक दर्शन में? जिसका कोई अवयव न हो। तो अंतिम पदार्थ क्या है? अंतिम द्रव्य क्या है? परमाणु, क्योंकि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो सबसे सूक्ष्म टुकड़ा है, अवयव है किसी भी
वस्तु को, किसी भी द्रव्य को जब हम विभाजित करना प्रारंभ करते हैं तो विभाजित करते करते अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसका विभाजन संभव नहीं रहता, उसमें कोई अवयव शेष नहीं रहता। तो वो जो निरवयव एकमात्र तत्व है वो परमाणु है, और उस परमाणु में विशेष निवास करता है, नित्य द्रव्य में विशेष निवास करता है। विशेष क्या है? जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की भिन्नता को बताता है। जो सावयव पदार्थ हैं, बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर बने हुए पदार्थ हैं, तो सावयव पदार्थों का तो रूप आकार हो सकता है, बहुत सारे अणुओं को मिलाकर एक कुर्सी बन गई, एक मेज बन गई, तो हमें पता चल रहा है इस कुर्सी से ये कुर्सी अलग है या कुर्सी से मेज अलग है, तो विशेष की वहां पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नित्य द्रव्य परमाणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व है, उसमें एक दूसरे से भिन्नता को बताने के लिए विशेष नामक तत्व की आवश्यकता होती है। विशेष नामक पदार्थ नित्य द्रव्य अर्थात परमाणु में रहता है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इन नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष अनंत हैं। समस्त नित्य द्रव्यों में विशेष का निवास होता है और वे अनंत हैं। तो ये विशेष को बता चुके। विशेष को बताने के बाद अगला उनका पदार्थ है समवाय। समवाय के बारे में बात करते हैं। समवायः कतिविधः, समवाय कितने प्रकार का है? तो समवायः तु एक एव, समवाय तो एक ही है। समवाय क्या है? समवाय एक संबंध है, उसका लक्षण है नित्य संबंधत्वम समवायत्वम। जो नित्य संबंध है वो समवाय है। नित्य संबंध अर्थात दो या अधिक पदार्थों के बीच का वो संबंध जो उनकी सत्ता रहने तक बना रहेगा, जैसे गुण और गुणी का संबंध। तो ये समवाय संबंध है जो पदार्थ की सत्ता रहते, वस्तु की सत्ता रहते कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे घट में घटत्व है, जब तक घड़ा है उसमें घटत्व रहेगा, तो ये घटत्व का और घड़े का समवाय संबंध है। तो नित्य संबंधत्वम समवायत्वम, समवाय संबंध नित्य संबंध है, इसको हम कहते हैं अयुत सिद्ध, जहाँ एक के बिना दूसरे की कोई सत्ता नहीं है। अगर घटत्व नहीं है तो फिर कोई घड़ा भी नहीं है। तो समवाय नित्य संबंध है। और एक और संबंध होता है, वो होता है संयोग संबंध, जो अस्थायी होता है। दो पदार्थ कुछ समय के लिए साथ आते हैं तो वो संयोग संबंध कहलाता है। तो समवाय नित्य संबंध है, उसमें जैसे उदाहरण के लिए बताया है अंग अंगी, गुण गुणी, विशेष एवं नित्य द्रव्य, इन सबका समवाय संबंध होता है। अभावः कतिविधः, अब शेष बचा पदार्थ अभाव। अभाव के बारे में बताते हैं कि अभाव कितने प्रकार का है, पूछते हैं अभाव कितने प्रकार का है और फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अभावः चतुर्विधः, अभाव चार तरह का है। प्राग्भावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभावः च इति। चार प्रकार के अभावों की गणना लेखक ने कराई है। कौन कौन से अभाव हैं? प्राग्भाव, किसी वस्तु के उपस्थिति से पहले का जो अभाव है वो प्राग्भाव है। कैसे? जैसे एक कमरा है, उसमें घड़ा नहीं है, तो घड़े के आने से पहले का या घड़े की उत्पत्ति से पहले का जो अभाव है वो प्राग्भाव है। फिर कोई व्यक्ति वहां पर घड़ा लाकर रख देता है तो वो अभाव समाप्त हो गया। तो प्राग्भाव है जो वस्तु के आने से, उपस्थिति से पहले का अभाव है। प्रध्वंसा भाव वो है जो वस्तु के कार्य के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अभाव है। जैसे कमरे में घड़ा रखा हुआ है तो घड़ा है, उस घड़े का भाव नहीं है, लेकिन ठोकर लगकर घड़ा टूट गया, अब घड़ा नष्ट हो गया तो अब घड़े का अभाव हो गया। ये हुआ प्रध्वंसा भाव, कार्य के नष्ट हो जाने से होने वाला अभाव। एक होता है अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। तीसरा है अत्यंता भाव,
अत्यंत अभाव है जिसका तीनों कालों में सब स्थानों पर अभाव होता है। जैसे कि खरगोश का सींग, खरगोश का सींग न कभी हुआ है न होने वाला है, तो खरगोश के सींग का अत्यंत अभाव है। या जैसे आकाश पुष्प, आकाश में क्योंकि कोई बेल नहीं है, कोई पौधा नहीं है, तो उस पर फूल खिलने की भी संभावना नहीं है, तो आकाश कुसुम का अत्यंत अभाव है, पूर्णता अभाव है। और अन्योन्य भाव, एक का दूसरे में अभाव होना। जैसे घड़ा है, घड़े में आभूषण का अभाव है और आभूषण में घड़े का अभाव है। घड़े में आभूषण नहीं है और आभूषण में घड़ा नहीं है, तो ये एक का दूसरे में अभाव है, अन्योन्य भाव है। तो कुल मिलाकर 4 तरह के अभाव बताए हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये अभाव हैं। अभाव को वैशेषिक दर्शन ने एक पदार्थ माना है। इसके बाद में जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों का लक्षण करना शुरू करते हैं। पृथिव्या किम लक्षणम कति च भेदा। पृथ्वी के बारे में प्रश्न उठाते हैं कि पृथ्वी का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। तो उसका लक्षण देते हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी, जो गंध से युक्त है वो पृथ्वी है, जिसमें गंध विद्यमान है वो पृथ्वी है। सा द्विविधा, वो 2 तरह की है, नित्या अनित्या च, एक नित्य और दूसरी अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। जब परमाणु के रूप में होते पृथ्वी अंतिम विभाज्य कण के रूप में विद्यमान होती है और अविभाज्य अवस्था तक पहुंच जाती है, अंतिम अविभाज्य कण के रूप में विद्यमान होती है, वो होती है परमाणु के रूप में नित्य पृथ्वी। और अनेक परमाणुओं के जुड़ने से जो पार्थिव पदार्थ बन जाते हैं, कार्य बन जाते हैं, उन कार्य के रूप में विद्यमान पृथ्वी अनित्य होती है। जैसे बहुत सारे पृथ्वी के परमाणु जोड़कर घड़ा बना दिया गया, तो घड़े के रूप में वो घड़ा है तो पृथ्वी का ही तत्व, पृथ्वी का ही कार्य, लेकिन उस रूप में पृथ्वी अनित्य है। पुनस्त्रिविधा, फिर इसके बाद में फिर से 3 तरह की होती है पृथ्वी। कौन कौन से 3 रूप हैं? शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से ये जो अनित्य रूप में पृथ्वी दिखाई देती है उसके भी 3 भेद होते हैं, एक तो शरीर, एक इंद्रिय और एक विषय। शरीरम अस्मदादीनाम, शरीर का उदाहरण है जैसे हमारे खुद के शरीर, हमारे शरीर पार्थिव शरीर कहे जाते हैं, तो मुख्यतः पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। ऐसे तो 5 महाभूतों का मिश्रण है, लेकिन मुख्यतः पृथ्वी तत्व की अधिकता है, तो हम पार्थिव शरीर वाले हैं। पार्थिव शरीर का उदाहरण हम स्वयं हैं। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। इंद्रिय क्या है? पृथ्वी तत्व से संबंधित इंद्रिय क्या है? इंद्रिय है गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेंद्रिय। नासाग्रवर्ती, जो नासिका के अग्रभाग में विद्यमान होती है। नासिका के अग्रभाग में विद्यमान गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण नामक इंद्रिय पृथ्वी तत्व का इंद्रिय रूप है। और विषयों मृत पाषाण आदि, विषय क्या है? इंद्रियों से जिनका उपभोग किया जा सकता है, जिन्हें ग्रहण किया जा सकता है, वे मिट्टी, पाषाण इत्यादि पृथ्वी का विषय स्वरूप है। पृथ्वी विषय के रूप में कहाँ दिखाई देती है? जैसे मिट्टी, पाषाण इत्यादि या उनसे बनने वाले पदार्थ इत्यादि। तो पृथ्वी के बारे में बताते हैं। पहला द्रव्य है पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण है गंध समवायी कारणत्वम पृथ्वीत्वम। गंध का जो समवायी कारण है वो पृथ्वी है। जहां कहीं भी गंध पाई जाएगी वहां पृथ्वी तत्व विद्यमान होगा, क्योंकि गंध पृथ्वी का ही लक्षण है। तो अब ये लक्षण क्या है? लक्षण के बारे में बताते हैं। पृथ्वी का लक्षण तो कर दिया, उससे पहले भी हम कई लक्षण देख चुके हैं। तो लक्षण होता क्या है? लक्षण है तदेव ही लक्षणम यत अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोष त्रय शून्यम। उसको लक्षण कहते हैं जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन
तीन दोषों से रहित होता है। तीनों दोष जिसमें नहीं हो उसको हम लक्षण कहते हैं। यदि तीनों में से एक भी दोष आ जाएगा तो वह लक्षण अपना कार्य नहीं कर पाएगा, उस तत्व का सही परिचय नहीं दे पाएगा जिसका कि वो लक्षण है। तो जैसे गाय का लक्षण बताया, गो सासनादिमत्वम, सासना जो गले में नीचे लटकती हुई खाल होती है, गलकंबल, गलकंबल से युक्त जीव गौ है। अव्याप्तिश्च लक्ष्य एक देश अवृत्तित्वम, अव्याप्ति किसको कहते हैं? जो अव्याप्ति दोष है लक्षण का, वो है कि लक्ष्य जिसका लक्षण बताया जा रहा है, लक्ष्य किसे कहेंगे? जिसका लक्षण किया जा रहा है, उस लक्ष्य के एक देश में विद्यमान नहीं होना। जो लक्षण है वो सभी पदार्थों पर घटित होना चाहिए। जिनका लक्षण किया जा रहा है उस तरह के सभी पदार्थों पर घटित होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो कि उसमें से कुछ पर घटित न हो तो वो अव्याप्ति दोष होता है। जैसे इसका उदाहरण देकर बताते हैं कि न कपिलत्वम लक्षणम, गाय का लक्षण कपिलत्व, कपिल वर्ण का होना नहीं हो सकता। यदि हम कहें कपिलत्वम गोत्वम, जो कपिल वर्ण का जीव है वो गाय है, ऐसा लक्षण करने पर उसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि सफेद रंग की गाय पर वो लक्षण घटित नहीं होगा। अगर केवल कपिल वर्ण का जीव ही गाय है तो जो सफेद रंग का जीव है वो गाय नहीं कहा जा सकता। इसलिए उस स्थिति में लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गायों पर तो वो लक्षण घटित ही नहीं होगा। उनको फिर हम क्या कहेंगे? गाय नहीं कहेंगे। तो ये अव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति क्या होता है कि अतिव्याप्ति दोष जो लक्ष्य है, जिसका लक्षण किया जा रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी घटित हो जाता है। जो उस तरह के नहीं है उन पर भी वो लक्षण घटित हो जाता है। जैसे न श्रृंगित्वम लक्षणम, गो, गाय का लक्षण श्रृंगित्वम, सींग वाला होना, ये नहीं हो सकता। जो सींग वाला जीव है वो गाय है, ये गाय का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि सींग वाली तो भैंस भी होती है। सींग तो अन्य पशुओं के भी होते हैं, तो हिरण के भी होते हैं। तो अगर हमने कहा श्रृंगित्वम गोत्वम कि जिसके सींग हैं वो गाय है, तो गलत हो जाएगा। फिर तो सींग वाली भैंस को भी हमें गाय मानना पड़ेगा, हिरण को भी गाय मानना पड़ेगा। तो ये अतिव्याप्ति हो गई। हम गाय का लक्षण करने चले थे, हमारा लक्ष्य केवल गाय था, पर उस लक्षण में भैंस, हिरण आदि अन्य सींग वाले पशु भी सम्मिलित हो गए। तो श्रृंगित्वम, ये जो सींग से युक्त होना, ये गाय का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति दोष है। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, ये दोनों दोष स्पष्ट हो गए। अव्याप्ति जो लक्ष्य के एक हिस्से में लागू न हो, कुछ छूट जाए। अतिव्याप्ति जो लक्ष्य के अलावा भी तत्वों पर लागू हो जाए, उसमें बहुत सारे अन्य पदार्थ या अन्य तत्व भी आ जाएं जो कि नहीं आने चाहिए। और असंभव, यथा गो एक शफत्वम न लक्षणम, कि गाय एक खुर वाली होती है, यह लक्षण नहीं हो सकता। यदि गाय का लक्षण ये कहा जाए कि गाय जिसका एक खुर होता है वो गाय होती है, तो एक भी गाय के ऊपर ही घटित नहीं होगा। उस स्थिति में ये लक्षण गलत हो जाएगा। एक भी गाय इस लक्षण के दायरे में नहीं आती, तो ये असंभव लक्षण है। गाय के दो खुर होते हैं, तो कम से कम एक भी गाय तो इसमें आए इस लक्षण में, लेकिन एक भी गाय के एक खुर नहीं होता, इसलिए कोई भी गाय के ऊपर ये लक्षण घटित नहीं होगा। तो ये असंभव लक्षण है, असंभव दोष से ग्रस्त लक्षण है। जैसे अव्याप्ति में कुछ गायों पर तो लागू हो रहा है, कुछ पर लागू नहीं हो रहा है। अतिव्याप्ति में गायों पर तो सब पर लागू हो रहा है, लेकिन दूसरे जीवों पर भी लागू हो रहा है। लेकिन असंभव तो ऐसा है कि एक भी गाय पर लागू नहीं होता, वो किसी भी गाय पर घटित नहीं हो सकता, लक्षण असंभव है। तो लक्षण के 3 दोष बताए हैं। लक्षण वो है जो कि जिसका लक्षण बताया जा रहा है उसके ऊपर पूरा सही सही घटित हो, और उसके अलावा अन्य किसी पर घटित नहीं हो। तो जो गाय है उसमें गल कंबल विद्यमान होता है, अन्य पशुओं में नहीं होता। इसलिए सासनादिमत्वम, गो जो गल कंबल से युक्त है वो गाय होती है, ये बिल्कुल
सही लक्षण है गाय का, सभी गायों में गलकंबल होता है और गाय के अलावा अन्य पशुओं में गलकंबल नहीं होता। तो गलकंबल वाला जीव गाय है, वो उसके अंदर सभी गाय आ जाती हैं और दूसरे जीव नहीं आते, तो ये शुद्ध लक्षण है। पृथ्वी का लक्षण उन्होंने कर दिया, गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध विद्यमान है, वो पृथ्वी है। पृथ्वी के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में गंध नहीं है। अगर कहीं हमें गंध का आभास होता है तो निश्चित रूप से वहां पर पृथ्वी तत्व विद्यमान है। और पृथ्वी के भेद इन्होंने बता ही दिए हैं, नित्य और अनित्य, उसके अलावा शरीर, इंद्रिय और विषय रूप में। परमाणु रूप में पृथ्वी नित्य है और जब उन परमाणुओं को मिलाकर कार्य रूप में बदल जाती है तो उस रूप में वो अनित्य है। तो ये हुआ पृथ्वी का विस्तृत परिचय। इसी तरह से एक एक द्रव्य को लेकर चलते हैं।